वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखिए तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है। मिस्टर एक्स हु इज अ रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द नेपाल गवर्नमेंट स्टार्टेड सर्विस इन अ प्राइवेट फर्म एट मेरठ। ही furnished the following particulars of his income for the financial year 21 to 22. Salary, he received 1 month salary in Nepal while on leave 15,000 per month है टोटल इनकी सैलरी, जिसमें उन्होंने क्या किया अपनी 1 मंथ की सैलरी नेपाल में रिसीव की है। प्लानिंग अलाउंसेस 1000 पर मंथ, मेडिकल अलाउंसेस 1000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 500 पर मंथ, ट्रेवलिंग अलाउंसेस फॉर टूर 700 per month. Pension from Nepal government. He received the pension in Nepal and deposited in a bank there 7,000 rupees per month. He has been provided with a furnished house for which the employer pay rupees 5,000 per month, but deducts only rupees 1,000 per month from his salary. The furniture provided to him cost rupees 40,000. His own contribution to unrecognized provident fund is rupees 1,500 per month, and the employer also contribute an equal amount. Compute the taxable salary for the assessment year 22 to 23. He was not an ordinarily resident during the previous year. चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेसिक सैलरी। तो देखिए बेसिक सैलरी इनकी कितनी थी 15,000 पर मंथ, जिसमें उन्होंने क्या की थी 1 मंथ की सैलरी जब वो लीव पर थे तो कहाँ पर रिसीव की थी, नेपाल में। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सैलरी हमारी पूरी ऐड होगी क्योंकि इंडिया से अर्न की है। 15,000 पर मंथ है तो 15,000 इंटू 12, 1 ईयर का आपका कितना आ जाएगा 1,80,000। देन प्लानिंग अलाउंसेस आपके फुली टैक्सेबल होते हैं, कितने रिसीव हो रहे थे 1,000 पर मंथ। मेडिकल अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होते हैं, एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी फुली टैक्सेबल होते हैं। तो 1,000 पर मंथ है प्लानिंग अलाउंसेस इंटू 12,000। मेडिकल अलाउंसेस भी 1,000 पर मंथ था, 1 ईयर का 12,000। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 500 पर मंथ थे, 1 ईयर का कितना आ जाएगा 6,000। एंड जो ट्रेवलिंग अलाउंसेस फॉर टूर होता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 सबसेक्शन 1। तो एग्जेम्प्ट है तो किसका इसका वैल्यू कितना आएगा नील। हम बात करते हैं रेंट की, रेंट में कितना कंसेशन है। तो रेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 15% सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो, ठीक है। तो हम पहले रेंट देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है। तो एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा था 5,000 रुपीज पर मंथ। तो इट मीन्स 1 ईयर का कितना हो गया 60,000। तो हम कंपेयर करेंगे 60,000 एंड 15% ऑफ सैलरी में। सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन की पर्पज से आपका बेसिक सैलरी एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, एंड डीए तब ऐड होता है जब वो एज पर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन हो, ठीक है। तो इसमें इट मीन्स आपका सैलरी आ जाएगा, प्लानिंग अलाउंसेस भी आ जाएगा, मेडिकल भी आ जाएगा, एंड आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी इंक्लूड होगा। तो इन सभी को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,10,000। देन हम इसका कितना फाइंड करेंगे 15%, तो कितना आएगा आपका 31,500। तो 60,000 और 31,500 में दोनों में लीस्ट क्या है 31,500, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। देन फर्निश्ड हाउस है, तो फर्निश्ड हाउस के केस में क्या होता है 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड होती है। तो फर्नीचर की कॉस्ट थी 40,000, 10% कितना आ जाएगा 4,000, ठीक है। इट मीन्स आपका वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 35,500, जिसमें से क्या हो रहा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कितना डिडक्ट कर रहा था 1,000 रुपीज पर मंथ। तो इट मीन्स 12,000 हुआ 1 ईयर का, तो इसको लेस कर देंगे। तो टैक्सेबल जो वैल्यू है रेंट फ्री अकोमोडेशन की वो निकल के आएगी 23,500 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेशनल रेंट कितना आ जाएगा 23,500। सभी को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी 2,33,500। देन 50,000 का इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा। टैक्सेबल सैलरी कितनी निकल के आएगी 1,83,500 रुपीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। On the basis of the following information, compute the taxable income of X under the head salaries for the assessment year 22 to 23. बेसिक सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ। चलो लास्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें एक 29 वाले क्वेश्चन में देखिए अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन भी है। तो जो यूपीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है ये कहाँ पर टैक्सेबल होता है, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको इंक्लूड किया जाता है, सैलरी में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 30।
यहाँ पर क्या है, बेसिक सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ, 1 ईयर का कितना हो जाएगा 6 लाख। डीएनएस अलाउंसेस 12,000 पर मंथ एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 300 रुपीज पर मंथ। हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंसेस 450 per month. Then tribal area allowances 350 per month. His own contribution towards statutory provident fund 4,000 rupees per month. Employer contribution 4,000 rupees per month. House rent allowances 10,000 rupees per month. Interest credited to provident fund 26,500 rupees. Acts as an officer of the forest department of the government of UP. He is employed at a place at a height of rupees 1100 meter above the sea level. He is paying rupees 12,500 per month as house rent. चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आएगी हमारी बेसिक सैलरी, ठीक है। तो ये 1 ईयर का कितना हो जाएगा 6 लाख, क्योंकि पर मंथ था 50,000। डीएनएस अलाउंस से 12,000 पर मंथ था, 1 ईयर का हो जाएगा 1,44,000, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारे यहाँ पर क्या है, हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंसेस, ठीक है। तो रिसीव कितना हो रहा है आपका, रिसीव हो रहा था ये 450 रुपीज पर मंथ। तो इट मीन से 1 ईयर का कितना होगा 450 इंटू 12, ठीक है। तो आएगा ये 5400। अब आपका एग्जाम्प्ट कितना होता है, अगर हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंसेस मिल रहा है और जो रेजिडेंट है वो 1000 मीटर सी लेवल से 1000 मीटर भी अबव है, तो उस केस में क्या होगा 300 रुपीज पर मंथ एग्जाम्प्ट होता है हिल एरिया अलाउंसेस में। तो 5400 में से 1 ईयर का कितना लेस हो जाएगा 3600। इट मीन टैक्सेबल सिर्फ कितना आएगा 1800 रुपीज। देन ट्राइबल एरिया अलाउंसेस 200 रुपीज पर मंथ एग्जाम्प्ट होता है। रिसीव हो रहा टोटल कितना 1 ईयर का 4200, इसमें 200 पर मंथ के हिसाब से 1 ईयर का कितना लेस हो जाएगा 2400 रुपीज। तो ये भी टैक्सेबल आ जाएगा आपका 1800 रुपीज। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एसपीएफ क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है, तो ये आएगा नहीं बिल्कुल भी। हाउस एंड अलाउंसेस, तो इसका हमें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। देखिए ये कैसे निकलता है। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका टैक्सेबल एचआरए निकालने के लिए एक्चुअल एचआरए रिसीव, जो कि कितना हो रहा 1,20,000। सेकंड पॉइंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इट मींस एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट देखिए कितना पे कर रहा है एम्प्लॉय, रेंट पे कर रहा था 12,500 पर मंथ। इट मींस आपका 1 ईयर का कितना हुआ 12,500 इंटू 12, तो यार आपका आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। देन इसमें हमें लेस क्या करना है 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी के पर्पज से एचआर, जब हम एचआरए का वैल्यूएशन करते हैं तो सैलरी के पर्पज से आपका बेसिक सैलरी ऐड होता है, डीएनएस अलाउंसेस ऐड होता है इफ गिवन एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड कमीशन इफ गिवन ऑन फिक्स परसेंटेज। बट यहाँ पर डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, कमीशन भी नहीं है, तो सिर्फ आपका ही बेसिक सैलरी आएगा। तो 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा 60,000, लेस कर देंगे तो कितना आएगा अमाउंट 90,000। देन 40% ऑफ सैलरी निकलता है 50%, मेट्रो सिटी है तो 50, अगर अदर सिटी में 40%, ठीक है। तो 40% यहाँ पर फाइंड करेंगे, 6 लाख का कितना आ जाएगा 2,40,000। अब क्या होता है, जो तीनों में से सबसे लीस्ट अमाउंट होती है वो होता है हमारा एग्जेम्प्ट अमाउंट, ठीक है, वो टैक्स फ्री होता है। तो तीनों में सबसे लीस्ट छोटी अमाउंट क्या है 90,000। इट मीन्स 1,20,000 रिसीव हो रहा है एचआरए, जिसमें से एग्जाम्प्ट कितना है 90,000। इट मीन्स 30,000 रुपीज क्या है टैक्सेबल है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा एचआरए 30,000। देन सभी को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी 7,81,200। देन इसमें से हम लेस करेंगे क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि कितना होता है 50,000 का। और देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का भी डिडक्शन रिसीव होता है, बट सिर्फ किसको होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, कितना ये होता है आपका मैक्सिमम 5,000 रुपीज का, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीव कितना हो रहा था सिर्फ 3,600 रुपीज, तो 3,600 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेस कर देंगे हम 7,81,200 में से 53,600, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकल के आ जाएगा 7,27,600 रुपीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 31। Mr. Atul is a district magistrate of Agra. He is living in a furnished bungalow provided by the government free of rent. His salary is rupees 65,000 rupees per month. The rent of unfurnished bungalow as per government rules is rupees 1,000 per month.
But its fair rental value is rupees 7,500 per month. He is provided furniture of the value of rupees 20,000. He is getting 500 rupees per month as entertainment allowances and 10% of DA. Compute his taxable salary. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सैलरी, बेसिक सैलरी कितना है इनका 65,000 पर मंथ, तो 65,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा 7,80,000 वन ईयर का। डीए कितना है 10% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पर 7,80,000 का 10% कितना आ जाएगा 78,000। देन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है 500 पर मंथ, तो वन ईयर का कितना हो जाएगा 6,500 इंटू 12 कर देंगे। देन क्या यहाँ पर रिसीव हो रहा है रेंट फ्री हाउस। तो जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस मिलता है तो उसका टैक्सेबल वैल्यू एज पर गवर्नमेंट रूल्स होता है, जो कि कितना है 1,000 पर मंथ। इट मीन्स वन ईयर का कितना हो जाएगा 1,000 इंटू 12,000 आपका आ जाएगा, ठीक है। देन फर्नीचर की कॉस्ट का 10% ही ऐड होता है, तो टोटल कॉस्ट 20,000 है, 10% कितना हो जाएगा 2,000 ऐड कर देंगे, तो टोटल रेंट फ्री हाउस का वैल्यू आ जाएगा 14,000 जो कि टैक्सेबल होगा। देन सभी को ऐड करेंगे तो आपका ग्रॉस सैलरी निकल के आएगा 8,78,000 रुपीज। देन इसमें से लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इन्हें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का भी डिडक्शन मिलेगा, अप टू 5,000 ही मिलता है मैक्सिमम, तो 5,000 पूरा मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 उन्हें रिसीव हो रहा था। तो 55,000 लेस करेंगे तो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकल के आ जाएगा 8,23,000 रुपीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 32। In the previous year, Sri Shyamlal was an employee in an office on a monthly salary of rupees 18,000. He was a member of an unrecognized provident fund to which he contributed 10% of his salary, and his employer also contributed an equal amount. On 1st August 2021, he resigned and joined another office on the same day on rupees 20,000 per month. He received rupees 80,000 from the unrecognized provident fund, which included 20,000 as interest on provident fund, of which half the amount consisted of the employer's contribution and the interest thereon. In his new employment, he contributed 15% of his salary to a recognized provident fund and his employer contributed rupees 20,800. He was provided with an unfurnished rent-free house in a town population less than 10 lakh, while the second employer, the municipal valuation of which was rupees 2,000 per month. Compute his income from salary for the assessment year 22 to 23, assuming salary to be due on the last day of the each month. चलिए देखिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सैलरी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो देखिए इन्हें क्या हुआ, सब जो ये पहले जहां पर जॉब कर रहे थे वहां पर इनका सैलरी कितना था 18,000 पर मंथ, एंड उन्होंने चेंज कब किया 1 अगस्त से, इट मींस अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ से इन्हें 18,000 पर मंथ मिला होगा प्रीवियस एम्प्लॉयर से, तो 18,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा 72,000 रुपीज। देन आपको अगस्त से लेके 31 मार्च इट मींस 8 मंथ्स कितना मिला होगा उन्हें 80 कितना था 20,000 पर मंथ, तो 20,000 इंटू 8 कितना हो जाएगा 1,60,000, ठीक है, बेसिक सैलरी हो गया। देन अब उन्हें क्या हो रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अमाउंट रिसीव हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं लिखा है, कंट्रीब्यूशन लिखा होता तो यूपीएफ तो कहाँ जाता अदर सोर्स में, आप क्या लिखा है उन्हें रिसीव हो रहा है अमाउंट यूपीएफ से, ठीक है। तो जो रिसीव होता है तो जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा टैक्सेबल होगा, तो टोटल 80,000 है जिसमें से हाफ एम्प्लॉय का है हाफ एम्प्लॉयर, इट मीन हाफ कितना होगा 80,000 का 40,000, ठीक है, टैक्सेबल है तो यहाँ पर आ जाएगा। देन वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी है सिटी की पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है, तो 7.5% ऑफ सैलरी क्या होगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। तो क्योंकि यहाँ पर जो हाउस है आपको किससे मिला है सेकंड एम्प्लॉयर से, तो सैलरी भी हम किसकी कंसीडर करेंगे सेकंड एम्प्लॉयर की, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड एम्प्लॉयर ने सैलरी कितनी प्रोवाइड की है 1,60,000, तो 1,60,000 का 7.5% हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा वैल्यू 1,60,000 का 7.5%, तो आपका निकल के आ जाएगा 12,000 रुपीज, ठीक है। तो आपका टैक्सेबल हो गया 12,000 वैल्यू ऑफ हाउस। देन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी के 12% से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो जितना ज्यादा पार्ट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो टैक्सेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा एम्प्लॉय की सैलरी का 12%, क्योंकि
सेकेंड एम्प्लॉयर ने किया है ये, तो सेकेंड एम्प्लॉयर की सैलरी देखेंगे कितनी थी, 1,60,000। तो आप 1,60,000 का पहले फाइंड कीजिए कितना, 12%। ठीक है, कितना हमें फाइंड करना है, 12% अमाउंट। तो 1,60,000 का 12% अमाउंट निकल के आएगा 19,200 रुपीज। कितना आएगा, 19,200। ठीक है, और जबकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है यहाँ पर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 20,800 रुपीज। ठीक है, एग्जाम्प्ट कितना है, तो 19,200, बट वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 20,800। तो 20,800 में से हम 19,200 लेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये टैक्सेबल वैल्यू निकल के आएगा 1,600 रुपीज। देन सभी को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस सैलरी आएगी 2,85,600। देन इसमें से लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो टैक्सेबल वैल्यू निकल के आ जाएगी 2,35,600 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 33, following are the particulars of the income of a woman for the previous year ended 31st March 2022. Salary rupees 15,000 per month. Her contribution to provident fund was at 14% of salary. The employer also contributing a similar amount. Interest credited to her provident fund account at 9.5% per annum rupees 19,000. तो जो पीएफ में इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो अगर वो 9.5% तक है तब तक तो एग्जाम्प्ट होता है, अगर उससे ज्यादा है तो जितना ज्यादा वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर 9.5% ही है तो पूरा एग्जाम्प्ट रहेगा। She is provided by her employer with a rent-free unfurnished house in a city population 30 lakh of the annual value rupees 25,000. Proceeds of an endowment policy rupees 10,000. She paid rupees 600 as employment tax of the state government. Compute her taxable salary for the assessment year 22 to 23 if the provident fund is recognized and second if it is unrecognized. चलिए तो देखिए हम दोनों केसेस में इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं, इफ प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज। देखिए तो सैलरी कितनी थी 15,000 पर मंथ, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 15,000 टू 12, 1,80,000। देन वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, क्योंकि ये पॉपुलेशन यहाँ पर क्या है आपका 25 लाख से ज्यादा है, तो कितना आएगा 15% ऑफ सैलरी क्या होगा आपका, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस होगा। तो 1,80,000 का आप 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 27,000 रुपीज, जो कि वैल्यू ऑफ हाउस होगा। देन इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड नील रहेगा क्योंकि 9.5% से। सेकंड हम देखेंगे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, तो 14% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, तो 180 का 2% कितना आ जाएगा, 1,80,000 का 2% आ जाएगा 3,600 रुपीज। सभी को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी 2,10,600। देन इसमें से लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी क्या होता है, डिडक्टेबल होता है, जो कि कितना पे किया है 600, तो ये भी आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो टोटल डिडक्शन होगा 50,600 का, तो टैक्सेबल सैलरी निकल के आएगी 1,60,000 रुपीज। सेकंड केस देखिए, इफ प्रोविडेंट फंड इज अनरिकॉग्नाइज्ड, तो सैलरी आपका रहेगा पूरा 180, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस 27 आ रही थी वो पूरी रहेगी। अब क्योंकि यूपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया तो जो इसका टैक्सेबल वैल्यू वो अदर सोर्स में होता है, सैलरी में नहीं होता, तो यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। ऐड कर देंगे, ग्रॉस सैलरी आएगी 2,07,000। देन हम इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 का होगा, एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो कि 600 है, तो टोटल डिडक्शन होगा 50,600 का। तो टैक्सेबल सैलरी यहाँ पर निकल के आएगी 1,56,400 रुपीज। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे।